अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सैयद रजी और मेरे साथ मौजूद हैं महाविश निज़ार। नाजरीन, सियासी माहौल में जो कशमकश इस वक्त नज़र आ रही है पिछले 3 साल में दिखाई नहीं दी। जो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज में है और जो एग्रेशन वज़ीर आज़म की जानिब से आ रहा है, इस सबसे वाज़िब है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। अगर पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट पर नजर डाली जाए तो अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा चुकी है, जिसके बाद 14 रोज के अंदर इजलास बुलाया जाना लाजमी होगा, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर फैसला होना है। इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को हर हाल में 172 वोट चाहिए होंगे। अगर इस वक्त नंबर गेम पर नजर डालें तो अपोजिशन की इस वक्त कौमी असम्बली में 163 नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि पीटीआई कुल नशिस्तों की तादाद 155 है। जबकि बाकी सीटों की अगर बात की जाए तो इत्तेहादियों के पास हैं, जिनके कोर्ट में इस वक्त बॉल है। इत्तेहादी जिसके साथ होंगे वजीर आजम भी उसी का होगा, और यही मजबूरी है जिसने वजीर आजम को खुद इत्तेहादियों के पास जाने पर मजबूर कर दिया है। पहले मुस्लिम लीग काफ के पास गए, फिर MQM से मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान की, और आज वो पंजाब में पार्टी बगावत कुचलने के लिए लाहौर पहुंचेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अलबत्ता अगर हम बात करें कि इस वक्त ऑपोजिशन के लिए सिर्फ वज़ीर आज़म के ये दौरे ही परेशानी की बात नहीं है। आर्टिकल 63A का क्लॉज बी भी एक मसला बना हुआ है। ये क्लॉज है क्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ लम्हे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर क्या कुछ कहा है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट शाहिद जतोई साहब, उन्हें बहुत वेलकम करते हैं स्टूडियोज में। शाहिद जतोई साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दिए उन तमाम तर बातों का जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो बातें की। फैज़ुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं, फिर हम जतोई साहब की जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया फैज़ुल हसन साहब आपके वक्त का। आज जो भी कुछ लम्हे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तमाम तर बातों के जवाब दिए हैं। कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में की, तो उनकी भी अब जो लैंग्वेज है वो काफ़ी एग्रेसिव होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके जरदारी साहब और छोटू जरदारी की शय पे जनरल ज़ियाउल हक की कब्र के ऊपर जो वाक़या हुआ, क्या जनाब की माफी ने सिंध के अंदर 14 साल से जिंदा की, अब ये मुर्दा लोगों की जो है ना इखलाकियात को जो है ना वो धजिया उड़ाना शुरू हो गया। दूसरी बात, मैं इनसे पूछूंगा छोटू जरदारी से कि जो आपके वालिद मोहतरम ने जनाब परसों तकरीर करते हुए कहा कि नापाक, क्या इसके कि क्या किसी इंसान को तो मैं समझता इंतहा है कि बिलावल जरदारी जो है वो अपने बाकी कैदीन को बैठा के कुछ ये कि इन चीजों के ऊपर माफी मांगते कि हमने जबान गलत इस्तेमाल हुई, हमारे वर्कर्स ने हमारी शहर के ऊपर जनाब की हिस्ट्री में पहली दफा जाके। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब, ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म जिस मनसब पर इस वक्त फायज हैं उनको इस तरह का लबो लहजा ज़ेब नहीं देता, और इसकी बुनियाद आपकी जमात ने डाली है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इसकी बुनियाद जो है वो आले शरीफ ने और इन लोगों ने आपस में डाली थी 80s के अंदर। जो आज के 5 साल या 10 साल पुराने पॉलिटिशियन या सहाफ़ी हैं उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। हमारी टिप्स के ऊपर है कि 80s के अंदर और 80s के अंदर या दूसरे के खिलाफ क्या क्या जनाब जबान इस्तेमाल की असम्बली के अंदर भी और असम्बली से बाहर भी। ये हमें ना बताएं कि ये हमने शुरू की है कि जब आप अपनी इखलाकियात और रवायात को तोड़ेंगे और एक हाजिर सर्विस एक मुल्क के वजीर आजम को आप इस अंदाज से मुखातिब करेंगे, उसके घर वालों के हवाले से अंदाज से लैंग्वेज यूज करेंगे, तो फिर आगे से आप तवक्को तो ना रखें, अपना हौसला। फयाजुल हसन चौहान साहब से हम राब्ता करेंगे, दोबारा सुन नहीं पा रहे हैं, और उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे कि किस तरह से हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार की है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। और जैसा कि शेख रशीद साहब ने भी कुछ प्रेडिक्शंस दी हैं, तो इससे लगता है कि हुकूमत जो है वो अपनी हिकमत अमली तैयार कर चुकी है कि अपोजिशन की तहरीक से और उनकी पॉलिसी से किस तरह से निपटना है। बिल्कुल, हुकूमती जमातें हों या फिर अपोजिशन जमातें, उनका सबका लबो लहजा जो है वो जारिहाना होता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी हमारे साथ पर मौजूद हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो इस वक्त कुछ देर कबल जो है वो बिलावल भुट्टो की जानिब से जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई उस पर आप क्या कहेंगे? उनकी जानिब से भी कमोबेश वैसे ही लहजा इस्तेमाल किया गया जो गुज़िश्ता रोज़ वो कह रहे थे कि इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल किया गया था।
देखें, एक स्पॉइल्ड ब्रैट, आप स्पॉइल्ड ब्रैट समझते हैं? स्पॉइल्ड ब्रैट होता है वो बच्चे जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जिद्दी बच्चे की तरह टीवी में बैठ कर रो रहा है, ना कोई बात में कोई अकल है। एक्चुअल में बिलावल के अंदर ना इशू ये, बिलावल के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, और वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये इतनी दफा लॉन्च इसको किया है, हमेशा जाके ये सर के बल मुंह के बल गिर जाता है। ये फिर लॉन्च हो गया, ये फिर लॉन्च करने की कोशिश की है, फिर गिर जाएगा। तो ये जितना बोलता है, इतनी खाना उसने बातें की, इसका क्या कोई जवाब दे? मतलब कोई सेंस तो बन रही है? ये वो लोग हैं, ये मतलब आप सोचे थे एक दूसरे को, ये अपने साथ बिठाया किसने? शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। मुझे लगा क्रिमिनल मोस्ट वांटेड बैठ के थी, ये मोशन ला रहे हैं, पता नहीं इनको अपने शायद, इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन और कह रहे क्या थे इनके पार्टनर फजलुर रहमान, जिनकी वो आज इनकी डिफेंड कर रहे थे, कह रहे कि हम अदारे ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर, वो अदारे ठीक हो रहे थे, डॉन लीक्स में अदारे ठीक हो रहे थे, मेमो गेट में अदारे ठीक हो रहे थे। तो वो काठमांडू में जाके कहते हैं कि जी वो आर्मी के खिलाफ, वो फौज के खिलाफ बात की, वो अदारे ठीक कर रहे थे। इनका प्राइम मिनिस्टर कहता है, यूसुफ रजा गिलानी विकी लीक्स पढ़ लेना, कि जी आप ड्रोन मारे गए, हम आपकी मजम्मत करते रहेंगे, लेकिन आप मारते रहे हमारे पाकिस्तानियों को, हमको ये अदारे ठीक कर रहे। इनकी सारी प्रॉपर्टियां, सारा पैसा बाहर रखा हुआ है, वो पैसा मुल्क की चुप करके बाहर लेके गए। ये कभी ईयू के ऊपर कह रहे हैं जी ईयू को बड़ा अफसोस, भाई तो पाकिस्तानी कौम के साथ जो आपने किया वो नहीं बोल रहा, ईयू की आपको पड़ी है। लेकिन अली साहब, बिलावल भुट्टो ने आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जो इल्जामात गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगाए उन्हें अदालत में साबित करें। देखिए, आधे से ज्यादा, बल्कि आधे से ज्यादा नहीं, 90% केसेस उनके ऊपर बने हुए, वो इनके इत्तेहादी जो लेफ्ट और राइट पे बैठे थे उन्होंने ही बनाए हुए एक दूसरे के ऊपर। इशू हमारे मुल्क का ये है कि जुडिशियल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहा है। हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स और क्रिमिनल रिफॉर्म्स की काफी समरियां हम लेके हैं, कैबिनेट से अप्रूव हो गई है, वो इंशाल्लाह असेंबली से अप्रूव हो जाएंगी, फिर ये प्रोसेस तेज हो जाएगा। बात यह है कि इल्जाम तो फ्रेंच सबमरीन के ऊपर करप्शन का इल्जाम, और वहां फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको करप्ट कर दिया, वो हमने लगाया था। ये जो उज़ैर बलोच की जीआईटी बनी थी, उस पर तहरीक इंसाफ वालों ने साइन किया था कि इदारों के लोगों ने साइन किया था। ये जो आपका अल्लाह भला करे, जो ये उज़ैर, ये जो दूसरी ओमनी ग्रुप की जीआईटी है, जिसमें मुराद अली शाह डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, इनको भी, इनके वालिद को भी और इनके चीफ मुंशी को भी, वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने साइन किया हुआ है इसके ऊपर। देखें, मिस्टर 10% तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया ने किया। यूएस सेनेट की एक मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी ने 90 की दिहाई में, पूरी रिपोर्ट गूगल पे मौजूद है, इनके वालिद को कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट है 50 पेज की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1990 में सेनेट में, या 2000 अर्ली 2000 में सेनेट में, यूएस सेनेट में हमने लगवाई थी। हाँ, कमाल बात करते हैं। अयान अली तहरीक इंसाफ की मेंबर थी, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थी। यूरोप में, लंदन में, तहरीक अदम एतमाद की जानिब आते हैं। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि वजीर दाखिला शेख रशीद साहब जो हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनकी जानिब से कहा गया कि ये फैसला किया गया है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, उस दिन जो है वो कोई रुकन जो है वो असेंबली नहीं जाएगा। क्या इस हवाले से कोई लाए अमल तरतीब दिया गया? ये जब वो कहते हैं ना, वो कहते हैं when we cross the bridge, when we come to it, वो जो भी होगा वो आपको उसका हम अपनी स्ट्रेटेजी बता दें। तो अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है? फैसला अगर हुआ या नहीं हुआ मैं कुछ भी नहीं कह रहा, वो हम आपको बता देंगे एक पूरी पार्टी की ब्लाइंड से। अच्छा जैदी साहब, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी, और आज MQM के रहनुमा जो है वो इम्कान ये है और इत्तलात ये हैं कि साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात होने जा रही है। देखिए, MQM हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, एक अपनी लाइन है। हमारे उन्होंने हमसे कहा ना शिकवा ना शिकायत, सिर्फ हिमायत, कोई बाकी फिक्र की जरूरत नहीं है। ये वो मिले जिससे मर्जी मिलना चाहते हैं मिले, हो सकता है हमको समझाने जा रहे होंगे कि इतनी बेवकूफ़ी ना करें। अली ज़ैदी साहब, क्या हुकूमत ने MQM के दफातर खोलने की यकीन दहानी कराई है? क्योंकि कल MQM के रहनुमाओं का मुलाकात के बाद जो कहना था मीडिया से, जो उनकी बातें थी, उनका कहना था कि हमने कुछ नहीं मांगा तो वज़ीर आज़म क्या यकीन दहानी कराते, तो क्या उनके दफातर खोल दिए जाएंगे? देखिए, दफातर हुकूमत ने नहीं बंद किए, दफातर हमारी हुकूमत आने से पहले से बंद हुए थे। हम अपनी पूरी कोशिश जारी रख रहे हैं कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है
उसका कोर्ट में केस लाया जाए, अगर उसके ऊपर केसेस हैं, या जो हम कर सकते हैं हमारी इत्तेहादी जमात है वो MQM पाकिस्तान एक अब एक बड़ी अमन पसंद डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये जो बाकी लोग थे ना जो दहशतगर्द थे वो तो चले गए लंदन में या PST में, उनको तो इनके पास तो ये तो साफ सुथरे लोग बैठे हुए बेचारे हमारे साथ, जबरदस्ती का सलूक है। और ये मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा क्रिटिक रहा है, तो कोई इसमें जो भी उनका रिजर्वेशन है ये होती रहती हैं। बाय द वे ये ज्यादा इसलिए नजर आ रही हैं, PM ने तुमसे कब से वादा किया था मैं आऊंगा, मौका ऐसा है चले गए। और ये रिजर्वेशन और नेगोशिएशन और डिस्कशन तो होती रहती हैं, ये जरूरी नहीं होता कि हर दफा जब मिलने तो कहेंगे जी इत्तेहादी चले गए आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। पार्टी रहनुमाओं का इजलास होने जा रहा है, कौन कौन उसमें शिरकत कर रहा है और किस कदर फ्रूटफुल साबित होगा ये इजलास? देखें, इसमें कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट के सारे अरकान को बुलाया गया है, उसके बाद जहांगीर तीन ग्रुप के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है, चीना ग्रुप जो है उसके लोगों को बुलाया गया है, इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब होंगे। तो पंजाब की जो PTI की सारी लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद होगी। PTI के अंदर इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा रिफ्ट है। जहांगीर तीन के 22-23 ऐसे लोग हैं, MPs हैं जो कि ओपनली CM के ख़िलाफ़ बगावत कर चुके हुए हैं। चीना ग्रुप के तकरीबन 12 लोग हैं जो CM के ख़िलाफ़ बगावत कर चुके हुए हैं। अलीम खान 10-12 MPs वो क्लेम करें कि उनके पास हैं, वो CM पंजाब के ख़िलाफ़ बगावत कर गए हैं। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं या MPs हैं जो फ़िलहाल चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन उनकी शदीद इख्तलाफात हैं उस्मान बुज़दार के साथ। उस्मान बुज़दार का जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार था, बहुत सारे लोगों को गिले हैं कि उनको डेवलपमेंट के फ़ंड नहीं मिले। बहुत सारे लोगों को है कि जब वो मिलने गए तो उस्मान बुज़दार उनसे मिले नहीं। किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इशू था, किसी का कोई इशू था, तो उस्मान बुज़दार ने उनको रिस्पोंड नहीं किया, उनको अकोमोडेट नहीं किया। और उसके साथ साथ ये भी शिकायत हैं कि उस्मान बुज़दार के अपने हलके में DG खान में, डेरा गाजी खान में उनका जो हलका है वहाँ पर तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा के डेवलपमेंट्स के फंड्स लगे, जबकि बाकी MPs और मिनिस्टर जब भी उनके पास जाते रहे उनका फंड्स की कमी का रोते रहे। तो बहुत सारी ग्रीवांसेस, कई अरकान के इख्तिलाफात उस्मान बुज़दार के साथ सामने आ चुके हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ रहेगा। बाबर हमारे साथ हैं। बाबर, बताइएगा कि लाहौर में जो इस वक्त सियासी मंजरनामे की सूरत हाल है, वज़ीर आज़म भी पहुंचना चाहते होंगे और अपोजिशन की तैयारियां भी मुकम्मल हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखें, अपोजिशन के बहुत सारे ऐसे PTI के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, नाराज़ ग्रुप्स हैं जो कि अपोजिशन के साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें जहांगीर तरीन है, जिसमें अलीम खान है, जिसमें गजनफर छीन है। लेकिन उस्मान बुज़दार कल से एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो लोग, जहांगीर तीन ग्रुप में कोई 3 मिनिस्टर जो थे वो कल वो उनके घर गए हैं, जहाँ 3 के घर गए और उन्होंने उनके अरकान से मुलाकात की, जिसमें अख्तर मलिक थे, आसिफ नकवी थे और सुमसान बुखारी थे। जहांगीर तीन ग्रुप ने ये क्लेम किया था कि ये लोग जो हैं इन्होंने जहांगीर तीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये कल ये नई डेवलपमेंट थी। आज इन तीनों मिनिस्टर्स ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि उनका जहांगीर तीन ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मिलने ज़रूर गए थे लेकिन उससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तरीन ग्रुप के पास 22 से 23 ऐसे MPs हैं जो शुरू दिन से उनके साथ चल रहे हैं। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि किस तरह से वो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनको मनाते हैं। इसके बाद अलीम खान लंदन में है, वो तरीन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनकी नवाशी से भी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। अब अलीम खान ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास भी 10 के करीब MPs हैं। असद छीना जो है वो भी नून लीग के साथ कनेक्ट में है और उनके पास भी तकरीबन 10-11 MPs हैं और उन्होंने भी 2-3 मीटिंग की हैं। अब टोटल 30-40 MPs ऐसे हैं जिनकी हुकूमत से नाराज़गी है और वो अलल ऐलान ये बातें कर रहे हैं कि वो उस्मान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब एक बड़ा इम्तहान है गवर्नमेंट के लिए कि क्या इन लोगों को कैसे मनाया जाए। इमरान खान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उस्मान बुज़दार को चेंज किया जाए और ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा MPs जो हैं, मैं बहुत सारे ऐसे MPs को जानता हूँ जो अभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है लेकिन वो उस्मान बुज़दार से शदीद नाराज़ हैं। तो अगर इमरान खान PTI को जोड़ना चाहते हैं, PTI को मुतहद रखना चाहते हैं तो उस्मान बुज़दार के हवाले से उनको फ़ैसला करना पड़ेगा। ये भी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है पंजाब में कि वो मामलात को देखे और अगर ज़रूरत पड़े तो उस्मान बुज़दार को चेंज कर दिया जाए।
और वो कमेटी जो है वो सारे MPA से भी मिलेगी, उस्मान बुज़दार से भी मिलेगी, गिले शिकवे भी सुनेगी। लेकिन इसमें एक और इशू भी है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन, इनकी नाराज़गी उस्मान बुज़दार से नहीं बल्कि इमरान खान से है। जहांगीर तरीन को गिले शिकवे ये हैं कि उनके खिलाफ पर्चे करवाए गए, उनके बेटे पे पर्चे करवाए गए, उनकी बेटी पे पर्चे करवाए गए और ये पर्चे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से करवाए गए। इसके साथ अलीम खान जो हैं उनके भी इमरान खान से नाराज़गी है। 6 महीने पहले वो मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर गए थे और उनके ये इल्ज़ाम है कि उनको जानबूझ के हुकूमत ने नैब के केस में इसलिए उलझाया कि वो CM पंजाब के कैंडिडेट थे और उनको इसलिए पीछे कि वो अपने हक़ से दस्तबरदार हों, इसलिए उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए गए। तो उनकी नाराज़गी डायरेक्ट इमरान खान से है। अब बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर जिसमें परवेज़ खटक हैं, शेख रशीद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जहांगीर तरीन और इमरान खान की बात करवा दी जाए। जहांगीर तरीन लंदन में है, वो लंदन में अपने स्टे को लंबा कर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर है कि वो इमरान खान से मुलाकात करें और वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ अलीम खान लंदन पहुंच गए हैं, वो तरीन से मशवरा कर रहे हैं। दोनों के पास तकरीबन 30-32 MPs हैं और अगर ये 30-32 MPs नून लीग के साथ गवर्नमेंट बनाना चाहें तो उस्मान बुज़दार की छुट्टी हो सकती है, बड़े आराम से छुट्टी हो सकती है। 10 वोटों का फ़र्क है, 10 वोटों के फ़र्क से उस्मान बुज़दार पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो 15-20 PTI के MPs नून लीग की तरफ चले जाएँ तो उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट गिर सकती है। तो सबसे अहम, और ये बात चौधरी भी प्राइम मिनिस्टर को बार बार कह रहे हैं कि अगर आपके नाराज़ MPs ना माने तो फिर हम अपना फ़ैसला करने में आज़ाद हैं, क्योंकि अगर ये MPs नहीं मानते, 30 MPs बुज़दार के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक ले आते हैं। ये तो पंजाब की सूरत हाल पर बात हो गई। बाबर डोगर साहब साथ ही रहिएगा, शाहिद जतोई साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद जतोई साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। आप नहीं समझते कि जो MQM के 7 अरकान हैं कौमी असम्बली में खासे अहमियत इख्तियार कर गए? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में भी वज़ीर आज़म सिर्फ 7 वोटों से जो हैं वो बने हुए हैं, वज़ीर आज़म बने हुए, लीडर ऑफ द हाउस हैं, सिर्फ 7 वोटों का फ़र्क है। अगर MQM वाले कोई फ़ैसला करते हैं तो फिर काया पलट सकती है। कल MQM से वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद ये तवक्का की जा रही थी कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इससे ये पैगाम मिलता है कि बहुत सारे मामलात जो हैं तय नहीं हुए। वज़ीर आज़म के जाने के बाद MQM के लीडरों ने वाज़े किया जी हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन हमारे ऑप्शंस खुले हैं। आज उन्होंने बता दिया, आज वो चौधरी शुजात साहब से भी मिल रहे हैं, काफ लीग वालों से भी मिल रहे हैं और शायद जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कह दिया है कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि हम अपने वोटर्स और अपने पार्टी वर्कर्स के मूड को देखते हुए कि वो इस हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, इसलिए कि इस हुकूमत से लोगों को बहुत शिकवा है। ये बार बार वो MQM वाले ये पैगाम दे चुके हैं कि हम अपने वोटर्स को भी देखेंगे, अपने लोगों को भी देखेंगे, इसलिए कि इस हुकूमत ने लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया है। ये मैसेज बिल्कुल वाज़ेह है और ये सारे मिलके जो इत्तेहादी हैं वो PTI से कह रहे हैं कि जी आप अपने नाराज़ अरकान को मनाएं। ये उनका अंदरूनी मसला है। ये जो इत्तेहादी हैं ये एक जवाब पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में माहौल बहुत बदला हुआ है, इस कदर आसान नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो नाकाम करना इस वक्त आसान नहीं है। अपोजिशन बहुत कैलकुलेटेड है। कल जब वज़ीर आज़म यहाँ आए थे तो एजेंसीज़ ने सिंध से कुछ MNAs की उनको रिपोर्ट दी थी कि ये अपोजिशन के साथ राब्ते में है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, GDA के भी कुछ लोग हैं और MQM के भी कुछ लोग हैं। 1-2 अरकान जो हैं वो PTI के भी हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने उनको टारगेट करना था। हम ये तवक्का कर रहे थे कि वज़ीर आज़म उनको टारगेट करेंगे, उनको अलग अलग बुला के उनसे मुलाकातें करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो एक जलसा कर दिया गवर्नर हाउस में आके और ये कुछ टारगेट मीटिंग्स नहीं थी और मैं तो समझता हूँ वो बेनतीजा रही। ठीक है, नंबर गेम के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी एक अहम खबर आ रही है, हाल ही में 7 दिन की बच्ची को कत्ल करने वाला दरिंदा बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बेटा पैदा ना होने पर नौमौलूद को गोलियां मारकर कत्ल किया था। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मौके से फरार भी हो गया था। अहम खबर है मियांवाली से, 7 दिन की बच्ची को कत्ल करने वाला दरिंदा बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बेटा पर नौमौलूद को गोलियां मारकर
कत्ल किया था। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। ताहम अब ये खबर आ रही है कि दरिंदा बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस की तहवील में है। मुलजिम ने बेटा पैदा न होने पर नौमौलूद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। एक बार फिर ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बाबर डोगर साहब, आज इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि लाहौर में शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की भी मुलाकात हो सकती है, जबकि इससे कबल हमारे पास ये इत्तलात आ रही थी कि काफिले को वाजे कर दिया गया था कि अब खासी देर हो गई है। देखें, पहले शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के कहने पर, उनके प्रेशर पर परवेज़ इलाही के घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की और उनसे मिले और अदम एतमाद के हवाले से उनको एतमाद में लिया। उसके बाद उनको खाने की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर परवेज़ इलाही के घर आए तो उन्होंने शहबाज शरीफ से माज़रत कर ली और उनके घर खाने पे नहीं गए, जिससे नून लीग और काफ लीग में थोड़ी सी दूरियाँ और तलखियाँ बढ़ गई थीं। इसके बाद चौधरी शुजात जो बीमार थे, जिनके घर सारे उनकी इयादत करने आए थे, वो ख़ुद इस्लामाबाद गए, मौलाना फजलुर रहमान से मिले, आसिफ अली जरदारी से मिले और कोशिश ये की कि वो जो तलखियाँ बढ़ी हुई हैं उनको दूर किया जाए और एक मरतबा फिर एक साजगार माहौल पैदा किया जाए। फिर पार्टी खासी करीब है चौधरी परवेज़ इलाही के काफिले के। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी भी हमदर्दियाँ काफिले के साथ हैं। इनके प्रेशर पे नून लीग जो थी वो काफिले के करीब आई थी और अब जो मेरी भी यही इतलात है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर नून लीग पर प्रेशर डाला है कि काफ लीग को दोबारा इत्मीनान में लिया जाए। काफ लीग के पास कौमी असम्बली की 5 सीटें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों की वजह से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब हैं। अगर काफ लीग 10 सीटों के साथ नून लीग के साथ मिल जाती है तो फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं रहेंगे और इमरान खान के लिए भी मरकज़ में मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि 5 MNAs काफ लीग के हैं पहले ही और काफ लीग के अंदर भी एक धड़ा ऐसा है जो नून लीग के साथ इश्तराक करना चाह रहा है। जैसे तारिक बशीर चीमा जो हैं वो बड़ी एफर्ट कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि काफ लीग को नून लीग के साथ चलना चाहिए, जबकि मोहनिस इस्लाही जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं। तो उसकी वजह से मोहनिस इस्लाही के प्रेशर की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही जो है प्राइम मिनिस्टर के करीब गए। उनसे वादा किया गया कि उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाएगा। कल भी उनकी ये स्टेटमेंट आई कि जनाब जो हमसे वादा किया गया वो पूरा किया जाए। आज भी जब वो MKM के डेलीगेशन से मिले तो उन्होंने यही शिकवा किया कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया। उसकी बजाय इमरान खान ने कहा कि मेरे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, जिसकी वजह से चौधरी जो हैं वो खासे नाराज़ हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, तो ये भी इत्तलात आ रही है लग रहा है कि उस्मान बुज़दार के हवाले से ये भी सोचा जा रहा है कि उन्हें गवर्नर पंजाब भी बनाया जा सकता है। देखें, उनको गवर्नर पंजाब बिल्कुल बनाया जा सकता है, बशर्तिया कि उनकी इमरान खान की गवर्नमेंट मरकज़ में कायम रहे और पंजाब में भी इमरान खान का नॉमिनेटेड बंदा चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। जहांगीर तरीन के पास मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक जहांगीर तरीन, जब तक अलीम खान, जब तक असगर चीना, जब तक चौधरी परवेज़ इलाही, ये सारे लोग इमरान खान इन सबको मना नहीं लेते, ये सारे इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान नहीं कर देते। PTI पंजाब में इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई भी नया चीफ मिनिस्टर बना सके। इमरान खान अब इस पोजीशन में नहीं है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करके कोई नया CM बना सके, अनटिल और अनलेस PTI के सारे धड़े, नाराज़ धड़े उसको सपोर्ट करें। मुझे नहीं लग रहा कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान को या उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि अलीम खान अगर उनको इमरान खान नॉमिनेट नहीं करते तो वो किसी और को सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि चौधरी अगर परवेज़ इलाही अगर उसको वज़ीर आला नहीं बनाया जाता तो इमरान खान के किसी भी नए कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है। पंजाब में सिचुएशन बड़ी ट्रिकी हो गई है और PTI के हाथों से ग्राउंड बड़े आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है। हमारे साथ हमारे साथ शाहिद भी मौजूद हैं, उनसे इस पे कमेंट लेते हैं। शाहिद तोई साहब, बाबर डोगर की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है और पंजाब में 1 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए। तो ऐसे में PTI कर रहे हैं कि कप्तान ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है, कप्तान ने तो अगली प्लानिंग भी कर रखी है। मैं समझता हूं कि पंजाब में आज ही इनको फैसला करना होगा। अगर इनके परवेज़ इलाही साहब से कोई मामला तय हो गए हैं या तरीन ग्रुप से कोई मामला तय हो गए हैं अलीम खान से, तो आज ही फैसला करना होगा। अगर आज इन्होंने फैसला नहीं किया
ठीक है, फिर एक साहब आप कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ से परवेज इलाही की मुलाकात होनी है, कुछ इस हवाले से आप अपडेट करेंगे हमें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने सिर्फ एक मुलाकात का पूछा है, जो परवेज इलाही साहब का और शहबाज शरीफ साहब का। तो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि हमारी अपोजिशन की मुख्तलिफ, हमारे जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं और उनकी जो क़यादत है, उनकी इत्तेहादी जमातों से एक नहीं कई मुलाकातें इससे पहले हो चुकी हैं और अब भी हो रही हैं। और इसमें आप ये कहें कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी है अपोजिशन की कि तमाम इत्तेहादियों से रब्ता रखना और उन्हें इस बात पे कायल करना कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपनी मकबूलियत जो है वो खो चुकी है और अवाम जो है वो बहुत बेताब हैं कि किस वक्त इस अजाब से जो है हमारे छुटकारा हासिल होता है। तो ये मुलाकातें जो हैं ये बिल्कुल जारी हैं, ये कोई एक नहीं, जैसे मैंने कहा कि कई मुलाकातें बिल्कुल अभी भी हो रही हैं और इससे पहले भी हुई हैं। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। बाबर डोगर भी हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी डोगर साहब। तारिक साहब अलीम खान साहब इस वक्त लंदन में हैं और जी तारिक फजल साहब, अलीम खान साहब लंदन में हैं और अतरीन ग्रुप ने उनको सीएम का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या पीएमएलएन अलीम खान को सपोर्ट करेगी? देखिए, ये भी सब कबल वक्त है इस बात पे कोई तबसरा करना कि क्या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन में का जो कम्बिनेशन है, इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, हर एक की अपनी सियासत है, अपना नजरिया है। तो इसमें कोई भी जमात मैं नहीं समझता कि इस पोजीशन में है कि वो मुतफ़िका फैसला करेगी। एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनेगी और उसी के मुताबिक जो है वो फैसले होंगे। ये कहना कि इसका कौन वज़ारत आला पंजाब का उसका उम्मीदवार है और किस को सिलसिले में फाइनल किया गया है, ये कहना अभी कबल वक्त है। इस सिलसिले में भी किसी भी आपने देखा होगा कि सियासी जमात ने अपोजिशन की कोई इस वक्त तक ना स्टेटमेंट दी है और ना इसके बारे में किसी ने कोई अपना जो कैंडिडेट है किसी वाले से भी कुछ सामने लेके आए हैं। असल मकसद जो है कि तारीख अदम एतमाद जो पेश की गई है उसमें कामयाबी, जब वो कामयाबी हासिल हो जाती है तो फिर ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। और ये मैं आखिर में ये भी अर्ज कर दूँ इस सवाल के जवाब में कि किसी भी जमात का, बिलखुसूस पीएमएलएन की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मकसद जो है वो इक़्तिदार का असूल नहीं है कि हम वज़ीर आज़म बने, हम वज़ीर आला बने या वजारतें लें और लंबे अरसे तक ये सिलसिला चले। ये हमारी आप ये कहें कि ना मंजिल है और ना इस मकसद के लिए तहरीक अदम लाई जा रही है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये भी इत्तलात हैं कि जहां मुलाकातों का सिलसिला जारी है, हुकूमती अरकान मुलाकातें कर रहे हैं, वहां अपोजिशन के भी 2 अरकान ने वफाकी वज़रा से मुलाकातें की हैं। कौन है, कुछ इस हवाले से बता सकते हैं आप? जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया पे बताई गई हैं और इतनी बताई गई हैं जितनी बतानी चाहिए। इस तरह की जो आपको पता है कि मूवमेंट होती है, उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा जो राज होता है वो बहुत सारी चीज़ों को राज में रखना होता है और वो कबल वक्त नहीं बताई जाती। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मीडिया पे दी जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मैं समझता हूँ वो काफ़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताई जा रही यकीनन वो जो सही वक्त होगा उस पे आने पे ही इंशाल्लाह ताला बताई जाएंगी। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया। शाहिद जोतोई साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू मुलाहिज़ डोगर साहब की भी और तारिक फजल चौधरी साहब की भी, क्या समझते हैं आप सूरत हाल वाकई काफ़ी क्रिटिकल और ट्रिकी होती जा रही है? पंजाब में जो रिफ्ट है पीटीआई के फैक्शंस में, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए आज वज़ीर आज़म को कोई ना कोई इंदिया देना होगा, अपना लचकदार रवैया दिखाना होगा और ये बताना होगा कि वो तरीन ग्रुप से या परवेज़ इलाही साहब से बातचीत करने के लिए इस मामले पर तैयार है। आज अगर इन्होंने ये मैसेज नहीं दिया तो आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं अपोजिशन के साथ, तरीन ग्रुप की भी और काफ लीग की भी। आज एमक्यूएम भी मिलने जा रही है आसिफ अली जरदारी साहब से। इत्तेहादियों का पहले इस तरह कभी रवैया नहीं रहा। ये रवैया अचानक तब्दील होने का मतलब ये है कि हालात बहुत बदले हुए हैं। अब वो पोजीशन नहीं है जो 3.5 साल या 3.25 साल तक रही। अब मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जो हैं वो उन पर मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं, अवामी भी है और दूसरे प्रेशर्स भी हैं।
उस हवाले से उनकी सोच बहुत बदली हुई। अच्छा शाहिद जतोई साहब, आप नहीं समझते कि MQM जो आज मुलाकात करने जा रही है मुमकिन तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि जो सिंध में मसाइल हैं जो खासतौर पर कराची में MQM जो तकाजे करती है उनको ज़्यादा अच्छा केटर जो है वो पीपल्स पार्टी कर सकती है? जी मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है कम अज़ कम इस वक्त वो इतनी बड़ी पार्टी है कि उसको कोई अपोजिशन नहीं है। कराची बिल्कुल एक मसला है, कराची की जो मैंडेट है, अगर पीपल्स पार्टी इसमें कुछ और सीटें ले जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं रहता है। सिर्फ MQM नहीं, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी ये सोच रही है कि वो कब तक सिंध में मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा हालात में वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कब तक रहेगा। वो भी इस तरह सोच रहे हैं। उनको जो इस दूसरे कैंप में ले जाने वाले लोग हैं उनसे भी वो कह रहे हैं कि भाई हम कब तक, सिंध की सियासत बिल्कुल अलग है, या तो बिल्कुल कोई काया पलट हो जाए सिंध में तो फिर हम तो दूसरे कैंप में रहें। ये सोच है MQM में भी है, मुस्लिम लीग फंक्शनल में भी है, और जो बाकी लोग हैं आज़ाद अरकान हैं। मैंने तो मतलब पिछले दिनों ये कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं ये जो सिंध में अपोजिशन के लोग हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो आसिफ अली जरदारी से रब्ते कर रहे हैं और अपनी एडजस्टमेंट तलाश कर रहे हैं। उनको मुलाकात का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है। ठीक है, सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन खासी मजबूत दिखाई दे रही है। बाबर डोगर साहब, कुछ इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश की जा रही है और ख़ासतौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से ये जो राय है ये हमवार की जा रही है। ऐसा समझते हैं आप? ऐसा है? देखें, ये अदम एतमाद की तहरीक एक ऐसे वक्त में लाई गई है जब इमरान खान रशिया के जब टूर करके आए, जब वो रशिया के दौरे पे गए तो उसके पीछे अदम एतमाद की तहरीक की बात करनी शुरू कर दी गई। जब वो वापस आए उसके बाद अमेरिका के सफ़ीर जो हैं, जो पहले यहाँ पर नहीं थे, वो नए सफ़ीर आ गए, तो उससे इस बात को तक़वियत दी गई कि ये सारा कुछ इमरान खान को हटाने के लिए हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है वो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले सरगर्म हो चुकी थी। और आप देखें तो इत्तेहादी जो हैं वो भी बोलना शुरू हो गए थे। PTI के अंदर से टूट फूट का जो अमल था वो भी स्टार्ट हो गया था। मामलात जो हैं वो उस वक्त ख़राब हुए जब आपको अंदाज़ा होगा कि जब DGISI के नोटिफिकेशन का जब इशू था उसके बाद से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। हाँ, उसमें कोई इंसाइड कर गया कि वो इमरान खान रशिया के टूर पे चले गए और एक इम्प्रेशन ये भी दे दिया गया कि उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो भी इनके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं और इसको तक़वियत दे रही है PTI क्योंकि वो उनको बेनिफिट करता है। लेकिन मैं अगर देखूँ तो इससे पहले ही इमरान खान के दौरा रशिया से पहले ही चीज़ें और मामलात ख़राब होना शुरू हो गए थे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब थे, इत्तेहादी उनसे खुश नहीं है और उसी की वजह से, मेनली इत्तेहादियों के खुश ना होने की वजह से और PTI के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजह से इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर होना शुरू हो गई और उसके बाद वो बड़ी तेज़ी से। नाज़रीन, बोली उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की। देखना यह है कि क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सैयद रज़ी और माविश निज़ार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।